हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब एडवांस के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। और ये जो क्वेश्चंस लिए हैं प्लिंथ पैरामाउंट बुक से हमने लिए हैं। और इस बुक से लेने का कारण ये है कि यहाँ जो क्वेश्चंस हैं इस बुक में काफ़ी कैटेगराइज्ड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, यानी एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से भी हैं, और काफ़ी कैटेगराइज्ड होने की वजह से हमें जब इन क्वेश्चंस को 5 बार 6 बार लगाते हैं तो फिर एग्जाम में ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें पढ़ी हुई ही आई हैं। बहुत सारी बुक्स और हैं, लेकिन इतने कैटेगराइज्ड इस तरीके से नहीं। बहुत कम बुक्स हैं जिनमें इतने कम क्वेश्चन में इतना अच्छी कैटेगरी आपको मिल जाती है। हर पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई, मेरा नाम रामकृष्ण है और आप मेरा बायो देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, तो आप मुझे फॉलो करें ज़रूर। भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। इसलिए चैनल को भाई सब लोग सब्सक्राइब करो। और अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामटोपिया पे जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई अपडेट चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। हमने आपको पहले भी बताया। देखो, अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हो, सर ये वॉकिंग है क्या। कभी भी आईएनजी से शुरू हो कोई भी सेंटेंस तो 2 ही कंडीशन बन सकते हैं, या तो एक जेरंड हो, ठीक है, या तो ये वर्ब का V4 फॉर्म होगा, या तो ये पार्टिसिपल होगा, या तो ये पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब कंडीशन ये होता है ऐसे क्वेश्चंस में जब आईएनजी से सेंटेंस शुरू हो जाए और सेंटेंस का सब्जेक्ट फिर एक सब्जेक्ट आए और उसके बाद वर्ब आता है, तो ये पार्टिसिपल होता है। ध्यान से समझिएगा, जेरंड कब होगा, पार्टिसिपल कब होगा। अगर ये 2 चीज़ आपने देख लिया और V4 तीनों कब होगा तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। पहले भी हमने बताया है चैप्टर्स में, यहाँ थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखो, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए, वॉकिंग के तुरंत बाद एक वर्ब आ गया है, तो ये काम कर रहा है जेरंड का। एज अ सब्जेक्ट आया है नाउन की तरह, ये जेरंड होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ वॉकिंग अलोंग द रोड, जैसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, पहले वॉकिंग अलोंग द रोड एक पूरा फ्रेज आया है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट एक आया है, फिर वर्ब आया है। मतलब जब इस तरह की कंडीशन हो जाए, जब पूरा एक फ्रेज में आईएनजी से शुरू हो, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से, और बाद में एक सब्जेक्ट फिर वर्ब आए, यहाँ पे जेरंड के डायरेक्ट बाद वर्ब आ रहा है। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक फ्रेज आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। तो इस कंडीशन में इसे जो हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। क्या ये V4 होगा, तो V4 अगर होता दोस्तों तो पहले ही अपना एक ऑक्सिलरी वर्ब लेता। V4 जो है बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं आता है, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बिना आया है, यानी ये क्या होगा, या तो जेरंड हो सकता है या तो पार्टिसिपल हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये पार्टिसिपल है। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखें तो आप ये मान के चले ये पार्टिसिपल है। सोल्व कैसे करना है, सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जब भी सेंटेंस वर्ब के आईएनजी रूप से शुरू होता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप ये चेक करो कि आईएनजी के पहले इसका सब्जेक्ट तो आया ही नहीं है। सब्जेक्ट आया है नहीं, तो ये क्या करेगा, सेंटेंस के अगले सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाएगा। तो क्या करेगा, इसका अगला सब्जेक्ट कौन है, ए कार, वर्ब नॉक्ड। नॉक मतलब किसी को धक्का दे देना, गिरा देना। तो क्या हो जाता है, किसने नॉक किया, कार ने नॉक किया। चर्चा किसकी हो रही है, कार की हो रही है। तो अब समस्या ये है कि अब ए कार जो है सब्जेक्ट बन जाएगा किसका, वॉकिंग का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब पढ़िए, अब सेंस लगाइए। इस क्वेश्चन में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है, फिर सेंस लगाना होता है। अब यहां से अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखे, क्या आएगा भाई, ए कार अब आप पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ये ए कार वॉकिंग अलोंग द रोड। अलोंग द रोड मतलब रोड के साथ साथ या रोड के किनारे किनारे चलना। अब एक कार जो है, वॉक मतलब होता है टहलना। एक कार सड़क के किनारे टहल रही थी। भाई, आदमी टहलता है कि कार टहलती है, सीधी बात है।
आदमी टहलेगा, कार तो टहलेगी नहीं। तो ये सेंटेंस का जो ईरर आएगा हमेशा किस पार्ट में आएगा? इस पार्ट में आता है। ए पार्ट में जनरली ईरर आ जाता है। तो यहाँ का आंसर होगा कि ए पार्ट में जो है ईरर है, ये पार्ट जो होगा गलत हो जाएगा। सही कैसे करेंगे? तो ऐसे सेंटेंस को सही करने के लिए दो चीज़ कर सकते हैं। देखो सेंटेंस जो है पास्ट में है, तो दो कंडीशन यहाँ करेंगे कि जब मैं अब किसे गिराया है, सोचो जो आदमी टहल रहा होगा सड़क के किनारे, कार उसी को तो गिराएगी। ये भी सेंस की बात है। कार किसे धक्का देगी? जो सड़क के किनारे टहल रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो अपने ऑफिस में खेल रहा होगा या ऑफिस में काम कर रहा होगा कार उसे गिरा देगी। हाँ, अलग बात है कि कार चौथे माले पे उड़ के घुस के ठोक दे, वो अलग चीज़ है, वो रजनीकांत की फिल्मों में हो सकता है। बट जनरल सेंस में आप खुद बताएं कि कार ऐसा तो है नहीं कि सड़क के किनारे टहलने वाले को ही ठोकोगी। तो किसे ठोका है? नॉक हिम डाउन है ना, यानी जो कार टहलने वाला भी कौन होगा? ही होगा। ही का बना है यहाँ पे हिम, यानी ऑब्वियसली कार ने अगर हिम को ठोका है तो यही तो टहल रहा होगा ना, समझे? कार ने अगर राम को गिराया तो टहल भी राम रहा होगा सड़क के किनारे। अब बन जाएगा ऐसा। वाइल का मतलब होता है, यार दोस्तों समझो, के दौरान, ठीक है ना, के दौरान, ठीक है। और एक होता है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है के समय या जब, के समय या जब भी बोलते हैं, ठीक है। अब दो चीज से बना सकते हैं, या तो व्हेन का प्रयोग करके इसे सही कर सकते हैं या तो वाइल का प्रयोग करके सही कर सकते हैं। व्हेन का प्रयोग करके सही करेंगे तो कैसे बनेगा? जैसे व्हेन, अब सब्जेक्ट कौन है? गिरा कौन है? ही ना। तो ही वॉज वॉकिंग along the road, a car knocked him down। यहाँ से वॉकिंग आ गया, उसके बाद पूरा चीज नोट डाउन हो जाएगा। यानी when he was walking along the road, a car knocked him down, मतलब जब वो टहल रहा था एक कार ने उसे ठोक दिया। या तो ऐसा कर सकते हैं while he was walking along the road, a car knocked him down। इस दो तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ईरर जो होता है ये फर्स्ट पार्ट में ही आता है जनरली। दूसरा सेंटेंस है हैविंग डन माई होमवर्क। मतलब हैविंग डन मतलब देखो दो चीज है। और पिछले सेंटेंस में देखो वॉकिंग से ही है और बाकी एक सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे में हैविंग आईएनजी के बाद एक V3 फॉर्म आया है। तो इसका अर्थ होता है जब हैव वाला ये भी जो है पार्टिसिपल ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि V4 आया है? नहीं आया है, V4 नहीं आया है ना, इसलिए। और इसके ठीक बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं है, तो ये जेरंड भी नहीं होगा, सब्जेक्ट भी नहीं है। ये सब्जेक्ट क्या है वो समझते हैं। अब यहाँ है हैविंग डन माई होमवर्क, मतलब मेरा होमवर्क। हैविंग डन मतलब करने के बाद। हैविंग डन मतलब इसका अर्थ होता है करने के बाद, ठीक है ना। इसका अर्थ समझ लीजिए, करने के बाद। यानी माई होमवर्क मतलब मेरा होमवर्क, मेरा होमवर्क करने के बाद, ठीक है। ये हुआ सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट। अब चूंकि आईएनजी से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये क्या करेगा? अगले पार्ट के सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना लेगा। अगला पार्ट कौन है? माई मदर अलाउड मी टू गो आउट, मतलब मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी कि बाहर जाओ खेलो। तो मम्मी कब ऑर्डर करेगी कि हाँ अलाउ करेगी कि भाई बाहर जाओ खेलो? वो तब करेगी जब आप अपना होमवर्क कर लेंगे। लेकिन चूंकि आईएनजी से शुरू हो रहा है और ऐसे सेंटेंस में सिर्फ पार्टिसिपल से शुरू होता है, तो ये क्या करता है? अगले पार्ट को अपना सब्जेक्ट बना लेता है। और अगले पार्ट को अपने साथ रख के देखें तो देखिए क्या एरर आएगा। जैसे अगला पार्ट का सब्जेक्ट कौन है? माई मदर अलाउड। जो अगले पार्ट का वर्ब होगा उसके ठीक पहले वाला सब्जेक्ट कहलाता है, इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो देखो माई मदर हैविंग डन, ठीक है, ये चेक करने के लिए है। अब ध्यान से देखना, माई मदर हैविंग डन माई होमवर्क मतलब मेरी माँ ने मेरा होमवर्क किया। मेरी माँ ने मेरा होमवर्क किया और कहा कि हाँ बेटा जाओ खेलो। ऐसा होगा? भाई होमवर्क मैं करूँगा फिर मम्मी कहेगी ठीक है जाओ खेल लो। ऐसा थोड़ी होगा कि मम्मी होमवर्क भी करेगी, मम्मी कहेगी जाओ खेलो बेटा। ऐसा नहीं होता है। इसलिए गलती क्या है? होमवर्क किसका था? मेरा था। तो यहाँ सब्जेक्ट खत्म कौन करेगा? मैं करूँगा।
सिंपल सी बात है। ईरर देखो भाई, इसमें भी वही फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाएगा आपको। आंसर तो ये होगा, सही क्या होगा। तो हैविंग डन वाले को कैसे करते हैं, आफ्टर आई, अब हैव होगा या हैड होगा, ध्यान से समझना। आफ्टर आई हैव या हैड होगा, क्योंकि यहाँ देखो पास्ट में है सेंटेंस, तो कभी भी सेंटेंस पास्ट में हो तो पास्ट हमेशा फ्यूचर और प्रेजेंट पे हावी होता है, ध्यान रखना। तो आफ्टर हैविंग डन का जगह आफ्टर आई हैड डन हो जाएगा, आफ्टर आई हैड डन, और बाकी चीज यहां से सेम चलेगा। आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट। जब मैंने अपना होमवर्क कर लिया, यानी होमवर्क का काम पहले हुआ और माँ ने कहा हाँ ठीक है बेटा जाओ खेलने, ये बाद में हुआ। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सही करते हैं, ठीक है। आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क। और वॉकिंग सिंपल वाला हो आईएनजी वाला तो उसे वाइल व्हेन ऐसा लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। और हैविंग डन वाला आफ्टर आई हैड डन कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट हो। आफ्टर ही हैड डन कर देंगे, आफ्टर हैविंग प्लेड मतलब आफ्टर ही हैड प्लेड, ऐसा करेंगे। एक होता है बीइंग अ रेनी डे। अब इसको पढ़ेंगे तो ये कैसे होगा। बीइंग अ रेनी डे का मतलब होता है होने के कारण। बीइंग मतलब होता है होने के कारण। क्या होने के कारण, वर्षा का दिन होने के कारण। बीइंग टायर्ड मतलब थके होने, अगर मैं कहूं बीइंग टायर्ड, ठीक है ना, मतलब थके होने के कारण, ठीक है, थके होने के कारण। बीइंग ह्यूमन मतलब ह्यूमन होने के कारण, ठीक है। बीइंग रेड मतलब लाल होने के कारण, ये समझना। तो यहां बीइंग रेनी डे का मतलब क्या होगा, रेनी डे मतलब वर्षा का दिन, यानी बारिश का दिन होने के कारण आई हैड टू कैंसल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स, मतलब मुझे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करने पड़े। मतलब मुझे 10 लोगों से मिलना था या कोई काम था, वो सारे काम कैंसिल हो गए। क्यों, क्योंकि बारिश हो रही थी, मैं कहीं जा नहीं सका। तो अब समझना है समस्या क्या आएगी। समस्या ये आएगी कि चूंकि आईएनजी से शुरू हो रहा है और सेंटेंस आईएनजी से शुरू हो, तो ठीक अगला पार्ट, यानी अगला पार्ट आई हैड टू कैंसल माई अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट आई है, ये सब्जेक्ट होगा। तो आई बीइंग का रेनी डे मतलब अब इसका सब्जेक्ट बनेगा, इसके आगे आएगा, तो पढ़ के देखना। आई बीइंग अ रेनी डे मतलब मैं बारिश का दिन था। यू बीइंग अ प्लेयर मतलब तुम एक खिलाड़ी थे। आई बीइंग अ मास्टर मैं एक मास्टर था या मैं एक मास्टर हूं, ऐसा। तो आई बीइंग अ रेनी डे का मतलब आई जो क्या बन गया, रेनी डे बन गया। कोई आदमी के लिए आई प्रयोग होता है ना, तो आई किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है और व्यक्ति क्या बन गया है, रेनी डे मतलब बारिश का दिन। भाई कोई आदमी बारिश का दिन का काम करेगा, कोई आदमी बारिश का दिन होता है, नहीं होता है ना। तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन को याद रखना, समय, मौसम और दूरी, ठीक है। ये तीन चीज के लिए जो हम लोग सब्जेक्ट उठाते हैं वो क्या होता है, इट होता है। इन तीन चीजों का सब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। तो ध्यान से समझो कि यहां क्या है, बारिश का दिन है, ये एक मौसम संबंधी चीज है। तो कहेंगे इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, ऐसे बनेगा। और ईरर तो आपको पता ही है, इस पार्ट में हो जाएगा। तो सेंटेंस सही कैसे करेंगे, इट बीइंग अ रेनी डे। जैसे अगर समय की बात होती, दूरी की बात होती, तो इट बीइंग 10 किलोमीटर है, ऐसा कुछ कर देते। तो इस तरह से सेंटेंस को सही करते हैं। समय, मौसम, दूरी के लिए जो सब्जेक्ट उठाते हैं उस किसको उठाते हैं, इट को। तो इट बीइंग अ रेनी डे मतलब बारिश का दिन होने के कारण आई हैड टू कैंसल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स। क्यों, क्योंकि अब सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है, तो आई को तो सब्जेक्ट नहीं बनाएगा ना। लेकिन इट नहीं होता तो किसको सब्जेक्ट बनाता, आई को। आगे देखो, देखो भाई होता क्या है, कुछ आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। इस सेंटेंस के लिए पहले पटकथा बता देता हूं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, कुछ खास वर्ड्स होते हैं, उनके साथ कुछ खास प्रीपोजिशंस ही होते हैं। जैसे इंजूरियस, इंजूरियस के साथ जो आता है टू आता है। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फॉर हेल्थ नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि इंजूरियस हमेशा क्या लेता है, टू लेता है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। तो जनरली मोस्ट वर्ड्स, जितने भी शब्द हैं
सबके कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। जैसे बेंट है ना, तो बेंड के साथ या बेंट के साथ ऑन लगता है जनरली, ठीक है। तो बेंड का फिक्स प्रीपोजिशन कौन है? ऑन है। तो सेंटेंस को अब कैसे बनाएंगे? तो हमने कहा था कि किसी भी वर्ड के बाद अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद कौन सा वर्ब का रूप आता है? जेरंड आता है ना भाई। अगर कोई प्रीपोजिशन आया है उसके बाद जेरंड आता है, एक्सेप्ट टू के बाद क्या लगाते हैं हम लोग? V1 जनरली लगाते हैं। और ये टू V1 जो है प्रीपोजिशन नहीं, एडवर्ब की तरह होता है। तो ध्यान से ये देखना है कि लगभग सारे प्रीपोजिशन टू को छोड़ के क्या लेते हैं अपने पास? जेरंड का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का ING रूप, ठीक है। ये सब सारी चर्चा क्या होती है पहले हो चुकी है, आप जाके पढ़िए वर्ब एडवांस चैप्टर को, तो आप समझेंगे। चूंकि अभी मैंने आपको बता दिया कुछ देर के लिए, ये मान लीजिए कि बेंट ऑन है, ये तो हम सीखेंगे प्रीपोजिशन में किसके बाद क्या लगता है, बहुत आसान है, ठीक है ना। ये जब प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो सीख लेंगे। फिलहाल के लिए इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सुधार देता हूं, क्योंकि यहाँ दो चीजें आपको समझनी थी, सिंगल कॉन्सेप्ट पे आ जाएगी। अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट ऑन, यहां तक मान लीजिए क्वेश्चन है, तो गलती क्या निकलेगी? तो गलती ये होगी कि यहाँ हार्म न होने की जगह यहाँ पे क्या होगा? हार्मिंग होगा। क्यों? क्योंकि हार्म का जो भाई फोर्थ फॉर्म यानी जेरंड वाला फॉर्म होता है वो क्या होता है? हार्मिंग। क्यों? क्योंकि बेंट के बाद ऑन आएगा, ऑन एक प्रीपोजिशन है, वो हमेशा क्या लेगा? जेरंड लेगा, और जेरंड क्या होगा? हार्मिंग। तो गलती क्या है? पार्ट बी में यहाँ होना चाहिए बेंट ऑन हार्मिंग। आगे देखिए, उसी प्रकार से पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, उसी प्रकार कॉन्फिडेंट का फिक्स प्रीपोजिशन होता है ऑफ। अभी मैं बता देता हूं, प्रीपोजिशन चैप्टर में तो भाई आपको जो पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको खुद समझना होगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ गलती क्या होगी? मान लो ये टू ना होके ऑफ होता, फिलहाल के ये दो क्वेश्चन का मिक्सिंग है, क्योंकि भाई SSC में तो मिक्सिंग ही आएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको इसको चेंज करके ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। एज आई हैव वर्कड हार्ड, जैसा कि जानते हैं मैंने कड़ी मेहनत की है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं क्या? पास कर जाने का, क्योंकि मैं पास हो जाऊंगा। कैसे? अच्छे नंबरों से, फ्लाइंग कलर्स, मतलब बहुत अच्छे से पास हो जाऊंगा, ठीक है। ये मोटा मोटी सेंस है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, मोटा मोटी सेंस उठाना है तो आप अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। अब यहाँ देखो, कॉन्फिडेंट के बाद अगर ऑफ आता है तो ये पास होगा या पासिंग होगा? ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जेरंड आता है। जेरंड क्या होता है? पासिंग लगाना है, ठीक है। तो यहां गलती कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में। आगे देखिए, वी वेंट टू दैट प्लेस विथ अ व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ये मैंने भर बेसिक जो पहला चैप्टर था उसी में मैंने बता दिया था कि कैसे प्रयोग करना है। जैसे बी यूज टू, ओइंग टू, ड्यू टू, ठीक है ना, विथ अ व्यू टू। ये विथ अ व्यू टू टोटल में अपने बार एक प्रीपोजिशन है, ड्यू टू प्रीपोजिशन है, ओइंग टू एक प्रीपोजिशन होता है। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, मतलब एक से ज़्यादा शब्दों से ये सब बनते हैं। तो इस टाइप के जो प्रीपोजिशन है, बी यूज टू के साथ V1, लेकिन बी यूज टू के साथ B4 लगता है, तो ये अपने बाद जेरंड लेते हैं। ये चर्चा मैंने पहले की है। तो यहां से देखिए, विथ अ व्यू टू के बाद हेल्प होना चाहिए था या हेल्पिंग होगा? तो ऑब्वियसली यहां हेल्प की जगह हेल्पिंग होगा, ठीक है ना। ये पार्ट बी में ही रहा था। आगे देखिए, हमने कहा था कि कुछ, जब मैं जेरंड पढ़ा रहा था तो वहां कुछ वर्ड्स आपको लिखाए थे, जैसे एवॉइड, मिस, माइंड, वर्थ, ठीक है ना। और जितने भी प्रीपोजिशंस हैं ये सब जनरली अपने बाद क्या लेते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जेरंड लेते हैं। हमने कहा था, जेरंड चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, कि एवॉइड, मिस, माइंड, डिटेस्ट, वर्थ, प्रीपोजिशन जितने भी हैं वो अपने बाद क्या लेते हैं? जेरंड लेते हैं। तो देखिए, यू शुड एवॉइड, टू को होना चाहिए या गोइंग होना चाहिए? टू को तो इन्फिनिटिव है ना, लेकिन एवॉइड क्या लेता है? जेरंड लेता है। जेरंड के लिए यहां क्या हो जाएगा? एवॉइड गोइंग टू स्कूल। अब आते हैं, ये मिसलेनियस चैप्टर जो पढ़ाया है उसमें है,
आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। अब मैंने कहा था किसी भी निगेटिव सेंटेंस का लास्ट वर्ड अगर इन्फिनेटिव हो, अगर लास्ट वर्ड 2 + V1 हो, तो आपको चेक करना है कि इसके ठीक पहले आने वाला जो नाउन है वो क्या है। तो यहाँ पे ठीक इसके पहले कौन आया है? अचीवमेंट आया है। और इन्फिनेटिव अगर अपने ठीक पहले वाले वर्ड का क्या बता रहा हो? पर्पस बता रहा हो। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था आपको, आई हैव नो पेन टू राइट। तो मैंने कहा था कि राइट मतलब लिखना, कलम का पर्पस क्या है? लिखना है। तो जब कलम का पर्पस लिखना है तो यहाँ पे इसका एक प्रीपोजिशन क्या होता है? राइट विथ पेन होता है। तो ठीक इसके लास्ट वर्ड के बाद एक प्रीपोजिशन देते हैं, और वो प्रीपोजिशन इन दोनों का जो कनेक्टिंग वर्ड होता है। तो कहते हैं आई हैव नो पेन टू राइट विथ, यानी ये एग्जैक्ट प्रीपोजिशन है। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, अचीवमेंट और बोस्ट के साथ पहले चेक करना है निगेटिव है, हाँ भैया है। इसका लास्ट वर्ड क्या है? टू बोस्ट है, एक इन्फिनेटिव है, ये भी सही है। और उसके ठीक पहले जो वर्ड आया है क्या आया है? अचीवमेंट आया है। तो अचीवमेंट किस लिए होता है? बोस्ट मतलब हाँकना, लोगों को बताना। तो भाई हमने कुछ सफलता प्राप्त की, अब सिर्फ मैं ही जानता हूँ तो सफलता का कोई मतलब है नहीं। सफलता प्राप्त करती है तो भैया लोगों को बताइए कि देखो हमने ये किया। ये लोग ऐसा करते हैं। सफलता का पर्पस ही है कि लोगों को बता, वरना सफलता और असफलता से कोई फर्क ही किसी को ना पड़ता। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्या अचीवमेंट का पर्पस बोस्ट है? बिल्कुल है। अगर मुझे ये लग गया कि मैंने सफलता प्राप्त की है तो मैं लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा, मन करेगा कि बताऊं। तो अचीवमेंट का पर्पस होता है बोस्ट। लेकिन इन दोनों के बीच एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या है? बोस्ट ऑफ होता है। ठीक है, बोस्ट के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। तो ये होगा आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट के बाद क्या रखेंगे? ऑफ रखेंगे, ऑफ रखेंगे। तो ये हो जाएगा पार्ट सी का एरर है, क्योंकि यहाँ एक प्रीपोजिशन छूट गया था। क्या छूट गया था? ऑफ। आगे देखते हैं। हमने बताया था मिसलेनियस में रिफ्लेक्सिव के बारे में। अवेल एक ऐसा वर्ड है जो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ड अपने बाद नाउन प्रोनाउन लेता है, प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो ऐसी दशा में एक तो प्रीपोजिशन ही काट दो तो आगे अपॉर्चुनिटी आ गया, नाउन आ गया। दूसरा, कुछ खास शब्द हैं जो डायरेक्ट अन्य नाउन ना लेकर रिफ्लेक्सिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस वर्ड का, उस क्रिया का जो असर है खुद उसी पे होता है। अगर मैंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, अवेल किया, ठीक है ना, तो मजा भी हमको, फायदा भी तो हम ही होगा ना। परिवर्तन भी, अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ रखी थी उसका उपयोग किया तो भाई मेरी भूख मिटेगी या मेरे साथ ही परिवर्तन आएगा। तो इस दशा में क्या होता है? कार्य करने वाले पे ही कार्य का असर होता है। तो ऐसी दशा में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करते हैं। वन का रिफ्लेक्सिव यहाँ लगाना है, ठीक। इसके बाद क्या लगाएंगे? वन सेल्फ। ठीक है, तो ये पार्ट ए में एरर था। वन मस्ट अवेल वन सेल्फ और फिर ऑफ। तो ये तो प्रोनाउन हो गया। तो ट्रांजिटिव अब अपने बाद प्रोनाउन लेता ही है, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। आगे हैव द लेटर सेंड। हमने कहा था कि अगर हैव, ध्यान से पढ़िएगा, हैव द लेटर सेंड बाय समवन, मतलब पत्र को किसी के द्वारा भिजवा दो जो ट्रस्टवर्दी हो, जो विश्वास का पात्र हो, जिस पे हम भरोसा कर सकें। यानी लो भैया इस पत्र को किसी ऐसे आदमी से भिजवाना जिस पे भरोसा हो ही नहीं कि लेके कुछ भाग जाए। तो इसे समझो, हैव द लेटर सेंड है ना, तो ऐसे कंडीशन में अगर हैव आया है तो हैव, गेट और मेक, ये तीनों कहलाते हैं कॉजेटिव वर्ब। मतलब जो किसी और से काम करवा रहे हैं। काम मेरा है, करवा किसी और से रहे हैं। इच्छा मेरी है, करवा किसी और से रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में दो डूअर आते हैं, डायरेक्ट डूअर, एक इनडायरेक्ट डूअर। अब हैव के ठीक बात क्या है? लेटर आया है। लेटर खुद को भेजेगा, पोस्टमैन होगा या कोई आदमी होगा जो लेके जाएगा। लेके जाने वाला डायरेक्ट आदमी का नजर भी नहीं आ रहा है कौन ले गया है। तो जब हैव के बाद अगर डायरेक्ट डूअर आता है तो V1 का प्रयोग करें, नहीं तो क्या करें? अगर डायरेक्ट डूअर ना आए तो V3 का। अगर ये डायरेक्ट डूअर आ जाए, ठीक है ना, तो V1 का, और नहीं तो क्या करना है? V3 का। तो यहाँ लेटर डायरेक्ट डूअर तो है नहीं, लेटर को भिजवाना है, कौन लेके जा रहा है? उस काम को करेगा कौन? पता नहीं है। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं? V3 लगाएंगे। हैव के बाद सेंड नहीं होने की बजाय सेंट
सेंट होना चाहिए। आगे देखो, वुड यू प्लीज ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट्स। अभी मैं बता दूं ये चीज़ें प्रीपोजिशन में आएंगी, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन प्रीपोजिशन लेगा कौन नहीं लेगा, ये प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ना है हमें, और मैंने वो अच्छे से पढ़ाऊंगा। प्रीपोजिशन लगता है नहीं लगता है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए 2 क्वेश्चन चूंकि बीच में आ रहे हैं तो समझ लेते हैं। देखो भैया, ऑर्डर जो है ना वो है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव है तो क्या नहीं लेगा, प्रीपोजिशन नहीं लेगा। अब आप कहोगे सर रिफ्लेक्सिव भी तो लगा सकते थे, तो भैया रिफ्लेक्सिव के लिए कुछ खास ही शब्द हैं 6-7 जो मैं बता चुका हूँ। रिकॉन्साइल, एक्विट, अडेप्ट, अवेल, इंजॉय, यही सब कुछ खास है जो रिफ्लेक्सिव लेते हैं, बाकी जनरली प्रीपोजिशन हटा के ही बनता है। तो यहाँ पार्ट किस में हुआ, बी में एरर क्या था, ये 4 प्रीपोजिशन फालतू में आ गया था, उसे लगना ही नहीं था। तो अगला क्वेश्चन है, एवरीवन कंसीडर्ड हिम एज अ ब्रेव मैन बट ही फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड। मतलब हर कोई कंसीडर करता था, मतलब मानता था उसे क्या, बहादुर आदमी, लेकिन वो फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। कहाँ से, बैटलफील्ड मतलब युद्ध के मैदान से। हम सब, हर कोई उससे बहादुर मानता था, लेकिन वो बैटलफील्ड से भाग गया। भाई आपने 72 के युद्ध में एक नाम सुना होगा, नियाजी, जनरल नियाजी। पाकिस्तान में बहुत बहादुर माना जाता था उसे, लेकिन पता है हमारे JFR जैकब साहब गए थे उससे मिलने के लिए, और उसके बाद उससे पूरे 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। ये कुछ हद तक उसी से सिमिलर है। खैर छोड़ो मजाक की बातें। हमने आपको बताया था कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने बाद एज एड वर्ब को लेते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एज एड वर्ब को नहीं लेते। वो कौन है जो एज एड वर्ब को नहीं लेते, वो है नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। ठीक है, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद एज एडवर्ब को नहीं लेते। ठीक है ना, और कुछ एडवर्ब जो है अपने बाद एज को लेते हैं, वो कौन है, वो है रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, ये अपने साथ एज का प्रयोग करते हैं, और नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज अपने बाद एज को नहीं लेते। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको मिसलेनियस में पढ़ा दिया है। तो एवरीवन कंसीडर्ड हिम एज, कंसीडर अपने बाद एज का प्रयोग ही नहीं करता, तो ध्यान देना। आगे देखिए, माई फादर डजंट माइंड टू बी। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि माइंड, मिस, अवॉइड, डिटेस्ट, ये सब जो हैं जेरंड लेते हैं। ये सब क्या लेते हैं, जेरंड लेते हैं। बी का जेरंड क्या होगा, बीइंग होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। परहैप्स यू डोंट नो आई एम हैविंग अ कार। अब आपको एक बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन को अगर आप अभी छोड़ दें तो मैं टेंस में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, वो एक वर्ब, बहुत सारे हैं लेकिन उनमें एक वर्ब है पोजीशन वाले वर्ब। पोजीशन, जैसे मेरे पास एक कार है, मैं एक कार का मालिक हूँ, इसमें कोई क्रिया हो रही है क्या? भाई मेरी कार लंदन में भी है तो मैं उसका मालिक हूँ, मेरी कार चाइना चली जाए तो भी मैं उसी का मालिक रहूँगा, मैं ही मालिक रहूँगा, तो भी मैं उसका मालिक ही रहूँगा। तो इसके लिए कोई काम होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दोनों सोते रहेंगे तो भी मैं मालिक हूँ, जागते रहेंगे तो भी मालिक हूँ। तो ऐसी क्रिया जिसमें कोई फिजिकल मोशन नहीं होता है जनरली, तो वो कहलाती है, उनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं कराते। वो कौन हो सकते हैं? जैसे हैव मतलब मेरी कलम है, ओन, OWN, ओन का मतलब मैं इसका मालिक हूँ, पजेस, इस तरह के वर्ब में आईएनजी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये वर्ब जो है मालिकाना हक दिखाते हैं। मालिकाना हक जो होता है किसी चीज़ का मालिक होना, दिमाग की बात है। जैसे हम कहते हैं तुम मालिक हो और वो अपने मन से कहेगा नहीं है। भाई कागज पत्थर की बात छोड़ दो, होता दिमाग की चीज़ है। मालिक बनने में किसी चीज़ में कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो 100 किलोमीटर दूर रहो तो मालिक, यहाँ हो तो मालिक। उसी प्रकार
सॉरी, परहैप्स यू डोंट नो आई एम हैविंग अ कार। मेरे पास एक कार है तो इसमें मालिक हूँ, लेकिन भाई मालिक है ठीक है, लेकिन आईएनजी क्यों लगा रहे हो भैया? कोई काम थोड़ी ना कर रहे हो, मालिक होना तो दिमाग की बात है। तो ये यहाँ पे आई हैव हो जाएगा, एम हैविंग कट जाएगा, उसकी जगह आई हैव अ कार। ये मैं सॉरी 10th चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा, फिर भी ध्यान देना। दी लॉयर आस्क्ड मी इफ इट वेयर वर्थ, मैंने अभी बताया था वर्थ के बाद आता है जेरंड, टू टेक की जगह आ जाएगा टेकिंग, ठीक है। आगे देखिए, आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। देखिए अभी मैंने जब नॉन फाइनाइट चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था लेट, बिड, मेक, सी, हियर, ये सब कुछ ऐसे वर्ब थे जो अपने बाद क्या लेते हैं, वर्ब का पहला रूप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिड का बना है बेड, तो बेड भी जो वर्ब है अपने बाद क्या लेगा, केवल और केवल V1। तो ये टू सबमिट की जगह सिर्फ और सिर्फ सबमिट लगाना है। अब यहाँ भी वही बात है, आई थिंक हिमसेल्फ एज, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, पॉइंट में चूज, क्या नहीं लेते, एज नहीं लेते, यानी पार्ट सी में इधर। ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव टेस्ट, भाई स्टूडेंट या कैंडिडेट जो होता है वो टेक टेस्ट होता है, ठीक है ना, यानी परीक्षा। टेक टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा देना, और टीचर करेंगे गिव टेस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है परीक्षा लेना। टीचर परीक्षा लेते हैं, स्टूडेंट परीक्षा देता है, लेकिन इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है वो ठीक उल्टा है। अगर मैं कहूँ मैं परीक्षा दूंगा मतलब टेक टेस्ट, और टीचर परीक्षा लेंगे मतलब गिव टेस्ट, तो यहाँ गिव की जगह क्या होना चाहिए, टेक टेस्ट होना चाहिए। कॉलोक्वियल वर्ड पढ़ाया था मिसलेनियस में। मिस्टर दोराई वुड रेदर स्पेंड क्वाइट इवनिंग देन, तो मैंने पहले ही बताया था नॉन फाइनाइट में कि वुड रेदर देन के बाद V1 आता है, तो अटेंडिंग की जगह क्या होना चाहिए, अटेंड होना चाहिए। द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स परफॉर्म देयर एक्ट। अब हमने बताया था कि जो पार्टिसिपल है वो दो तरह का होता है, एक होता है V3 फॉर्म में लगता है, एक ING फॉर्म लगता है, कि ED फॉर्म बोलते हैं इसको, सॉरी। हमने बताया था कि पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक ED फॉर्म वाले पास्ट पार्टिसिपल, एक ING फॉर्म वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो आदमी प्रभावित हो जाए, जो आदमी या व्यक्ति प्रभावित हो उसके लिए हम लोग करते हैं ED फॉर्म का प्रयोग, और जो किसी कार्य को कर रहा हो या प्रभाव पैदा करे, जो प्रभाव पैदा करे या किसी कार्य को करे वो ING लेगा। अब देखो ऑडियंस जो होती है देखती है, मैच देखती है, उसके बाद कोई प्ले देख रही है, कोई खेल देख रही है, और क्लाउन का मतलब होता है जोकर, जोकर तो खेल दिखाएगा, एक्ट मतलब खेल, यहाँ जोकर अपना एक्ट दिखाएगा, परफॉर्म करेगा, यानी जब जोकर प्रभाव पैदा करेगा, जोकर हंसाएगा लोगों को, यानी हंसने का प्रभाव पैदा करेगा अपने काम से। और प्रभावित कौन होगी, जोकर से। जैसे हमने जोकर को हंसा, एक्ट किया तो हम हंसने लगे, यानी हम प्रभावित हो गए, लेकिन प्रभाव पैदा कौन कर रहा है, जोकर। काम कौन कर रहा है, जोकर। तो जो कार्य को करता है उसके लिए कौन सा रूप लेते हैं, ING। तो लेकिन जो प्रभावित हो जाए उसके लिए ED। तो ऑडियंस हमेशा क्या होगी, प्रभावित होगी, तो वाच्ड होगा, ये सही है। और क्लाउन मतलब जोकर क्या है, प्रभाव पैदा करेगा, तो परफॉर्म की जगह क्या होगा, परफॉर्मिंग होगा। क्यों, इसने तो प्रभाव पैदा किया ना भाई। आगे, द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट बिड मेक हियर सी। इन सब के बाद V1 प्रयोग करते हैं, टू स्विम की जगह केवल और केवल स्विम लगाइए। डिनाई, भाई डिनाई, एवॉइड, माइंड, मिस, डिटेस्ट, वर्थ, ये सब जो है जेरन लेते हैं, तो टू हेल्प की जगह क्या होना चाहिए, हेल्पिंग, पढ़ाया हुआ है। वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, द रोड बिकेम टू राइज। अब यहाँ तो पता ही नहीं जब क्या हो गया, यहाँ पे वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर मतलब सड़क के किनारे जब टहल रहा था तो सड़क बिगेन टू राइज मतलब ऊंची होने लगी, मतलब बढ़ने लगी, ठीक है ना। ऊंचा होता है ना, कभी कभी हाइट स्लैंट प्राप्त करता है, ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो जब मैं सड़क के किनारे नदी किनारे टहल रहा था तो सड़क क्या हो, ऊंची होने लगी, बढ़ने लगी।
तो ऐसे कंडीशन में मैं यहाँ क्या करेंगे, अब तो यहाँ कोई सब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा, जैसे वहाँ माई मदर और माई था, मतलब जैसे कार ने ही को गिराया था, यहाँ तो कुछ है भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं, तो अब दो चीज़ है ऐसे सेंटेंस में, वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, इसमें व्हेन या वाइल कर सकते हैं, व्हेन या वाइल, आई वाज, ही वाज, ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हैं। अब पता ही नहीं कौन है, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि इधर कहाँ होगा, ये होगा। कैसे, वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर द रोड बिगेन, ये हुआ भर के ठीक पहले जो आया है सब्जेक्ट, यानी अब यहाँ से उठाएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा कौन, द रोड वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, मतलब सड़क ही नदी किनारे टहल रही थी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पार्ट ए में इरर हो जाएगा। आगे देखिए, इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए एक चीज शायद मेरा छूट गया या क्या हुआ पता नहीं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। देखिए तीन है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आया हो तो हमेशा क्या लेते हैं, V2 का प्रयोग करेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है, यही सही समय है, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज टाइम, मतलब यही समय है। तो इट इज टाइम, यही समय है, तुम डिसाइड करो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। इट इज टाइम मतलब यही समय है, तुम क्या करो, डिसाइड करो योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कदम, आपका अगला कदम क्या होगा, यही समय है, आप निर्णय कीजिए कि आप आगे क्या करेंगे। तो इट इज टाइम यू डिसाइड, सब्जेक्ट आया यू, तो डिसाइड की जगह डिसाइडेड होना चाहिए। हाँ एक और बात, अगर सब्जेक्ट ना होता तो इट इज टाइम होता, और सब्जेक्ट ना होता तो 2+V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इट इज टाइम 2+V1 कब, जब सब्जेक्ट ना रहे, और जब सब्जेक्ट रहे तो V2 का। एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई आस्क्ड फॉर अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। अब देखो कोई कार्य जारी है, कोई कार्य जारी है और एक कार्य समाप्त हो गया। अब जो कार्य जारी होता है उसके लिए भी का ING प्रयोग करेंगे, और जो समाप्त हो गया ED फॉर्म का, यानी ये दोनों पार्टिसिपल की बात हो रही है, ठीक है ना, वर्ब की तो बात ही नहीं है। तो वैसे पार्टिसिपल दो होते हैं जनरली, परफेक्ट वगैरह हटा दो तो पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी ING फॉर्म का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य जारी हो, और ED फॉर्म का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य समाप्त हो गया हो। तो आप देखिए कोई आदमी स्लीपी है, मतलब थका थका नींद जैसा उसको आ रहा है, तो क्या कहेगा, भैया एक गर्मा गर्म चाय लाओ या एक ठंडी चाय लेके आओ। सीधी बात है, गर्म चाय मांगेगा, तो गर्म चाय में स्टीम जो है निकलती, स्टीम कप ऑफ टी मतलब उसमें स्टीम निकलती रहेगी या स्टीम निकल के ख़त्म हो गई। स्टीम का मतलब भाप, अगर चाय गर्म है तो उससे भाप निकलते रहना चाहिए, भाप निकलने का काम जारी होना चाहिए। अगर चाय ठंडी हो गई तो उसका स्टीम उड़ गया, यानी काम समाप्त। तो कार्य जारी होना चाहिए ना, तब ना गर्म है भाई। तो यहाँ स्टीम्ड की जगह क्या होगा, स्टीमिंग होगा। क्यों, मतलब गर्म चाय, और गर्म चाय का भाप निकलता हुआ रहता है, समझे। आई रिमेंबर मीट हिम, रिमेंबर जो है अपने बाद लेता है जेरेंड, तो ये हो जाएगा मीटिंग। हमें पढ़िएगा जो मैंने आपको बताया है नॉन फाइनाइट चैप्टर। आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी। अब बताया था मैंने कि अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब हो, एक मेन वर्ब आया हो दोनों के लिए, तो चेक करेंगे दोनों सहमत हैं या नहीं। विल के बाद आया है बी, बी है V1, सही है। हैव के बाद भी यही बी ही आया है, ये है V1, तो गलत है। तो क्या करेंगे, हैव को हैव उसके हिसाब से देंगे और विल को इसके हिसाब से। तो विल के हिसाब से बी तो ठीक है, लेकिन हैव के हिसाब से सही है नहीं, तो आई हैव ऑलवेज बीन करेंगे, ठीक है ना। आई हैव ऑलवेज, बी के तीसरा रूप क्या होगा, बीन होगा, हैव तो तीसरा लेगा, अब सही होगा, यानी पार्ट ए में इधर था। आगे देखिए, आई एम अफ्रेड, यहाँ तो एक ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अगर मिस्टेक अभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँ तो क्या गलती है, देखो आई डिड अ मिस्टेक द कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ है, इसमें 2-3 गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, मिसलेनियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कॉलोकियल वर्ड्स।
तो मिस्टेक के साथ डू मिस्टेक नहीं होता है, मेक मिस्टेक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेड मिस्टेक। द लाइट्स वेंट आउट मतलब चले जाना। वाइल वी टुक द एग्जाम, देखो वाइल का प्रयोग जनरली तब करते हैं जब कोई काम, वाइल का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम क्या है, जारी होता है। वाइल का प्रयोग तब करेंगे जब कोई कार्य क्या है, जारी है, चल रहा है। वेल का थोड़ी देर के लिए करते हैं, लेकिन वाइल का तब करते हैं जब काम चल रहा हो। वाइल मतलब के दौरान होता है, मतलब कोई कार्य खींच रहा हो, चल रहा हो। तो लाइट वेंट आउट मतलब बिजली चली गई। तो बिजली का काम ऐसा थोड़ी जा रही है देखते रहते नहीं, वो तो पल भर में चली जाती है, तो ठीक है। लेकिन वाइल वी टुक द एग्जाम नहीं होगा, यानी एग्जाम का काम भैया क्या था, चल रहा था ना, परीक्षा का काम चल रहा था। जो चीज चल रहा होता है और जो समाप्त हो गया होता है, दो चीज, जो चल रहा होता है इसमें क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो वाइल वी टुक की जगह वी वेयर टेकिंग करेंगे। ये आपको 10th चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ गया है, इसलिए मैंने भी ले लिया। वी वेयर टेकिंग, फिर भी आपको गलती पकड़ में आ जाएगी कि अगर सिंपल ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जो काम समाप्त हो गया ईडी फॉर्म लगाइए, जो जारी है उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, चाहे किसी भी टेंस का हो। तो यहाँ टुक की जगह क्या होना चाहिए, टेकिंग होना चाहिए। क्या हो, क्यों भैया, क्योंकि कार्य परीक्षा चल रही थी और बीच में लाइट कट गई, तो एक काम तो जारी था ना, तो इसलिए। आगे, हिज असिस्टेंट हैव एंड आर स्टिल डूइंग, देखो अब चेक करेंगे, हैव और आर दो ऑक्सिलरी वर्ब है, उनके लिए जो मेन वर्ब आया है डूइंग आया है। दोनों अपने हिसाब से लेंगे। आर है बी फॉर्म का वर्ब, इसके बाद आईएनजी वाला आता है, बिल्कुल आता है, ये सही है। लेकिन हैव क्या लेता है, केवल V3 लेता है। तो डूइंग का V3 क्या है, डन। तो हैव, हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। आगे देखते हैं, आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ऑल ऑफ देम रिपीटेड द वर्ड अगेन। देखिए ये एक चैप्टर है, छोटा मोटा 2-4 गलतियां ऐसी होती हैं जो कॉमनली आते रहती हैं, वो मैं बताऊंगा सुपरफ्लूअस चैप्टर में। तो रिपीट के बाद, रिपीट का मतलब होता है कोई चीज़ फिर से करना, अगेन का मतलब होता है फिर से करना। और अंग्रेजी भाषा में या कोई भी भाषा हो, उसमें एक ही शब्द का दो प्रयोग नहीं करते हैं। दो ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ दे रहे हो तो एक का प्रयोग करेंगे, दूसरा हटा देते हैं। तो रिपीट के साथ अगेन नहीं लगता है, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता है, ये सब चीज़ ध्यान देना। आगे बताएंगे, द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, ठीक है। इजंट इट टाइम, देखो इजंट इट टाइम, इसको ध्यान से देखना, एक इंट्रोगेटिव है, इजंट इट टाइम। अगर इंट्रोगेटिव में है, अगर ये पॉजिटिव में होता तो या अफर्मेटिव सेंटेंस में तो इट इज टाइम होता, ठीक है ना। और इट इज टाइम के बाद क्या आया है, यू आया है, मतलब सब्जेक्ट आया है। तो सेल की जगह क्या होना चाहिए था, V2 होना चाहिए था। V2 क्या बनेगा, सोल्ड होगा, अभी मैंने बताया था। तो ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन है क्या एक्चुअली में, ये इट इज टाइम का इंट्रोगेटिव है, इजंट इट टाइम, लेकिन है तो वही चीज, भले उसको थोड़ा रूपांतरण कर दिया, इंट्रोगेटिव कर दिया। तो इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, V2 आता है। तो सेल की जगह क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे, पार्ट सी में एरर है। अब देखो, आई हैव कॉट द बॉय स्टील द पार्सल, मैंने लड़के को चोरी करते हुए पकड़ा। तो ध्यान से देखेंगे, लड़का जब चोरी कर रहा था ना, तो जब वो काम को कर रहा होगा उस समय पकड़ा गया, तो क्या होगा, स्टीलिंग होना चाहिए। क्यों, जो कार्य, और दूसरी बात, जो कार्य को करता है, कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है ना, उसके लिए क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म, और जिससे जो प्रभावित हो जाता है, ईडी फॉर्म। आगे, आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो बट आई हैव नो टाइम। देखो एक बात बताता हूँ, सेंटेंस में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर मान लो एक सेंटेंस में 2 पार्ट हैं, एक है प्रेजेंट का, एक है पास्ट का पार्ट, और एक है फ्यूचर का। आप ध्यान देना, जब तक कोई स्पेशल वर्ड, टाइम वर्ड, जैसे यस्टरडे, नाउ, टुमारो, ऐसा कुछ खास ना आ जाए किसी पार्ट में,
अगर पास्ट आ गया है तो प्रेजेंट को भी काट के करना पड़ता है पास्ट में, और फ्यूचर को भी काट के करना पड़ेगा पास्ट में। यानी पास्ट हमेशा तीनों पे हावी होता है, इस चीज़ का ख्याल रखना। पास्ट जो है तीनों पे हावी रहेगा। मैं 10th चैप्टर में बताऊंगा, इसके ठीक बाद 10th चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। तो इस चीज़ को समझो कि अगर एक से ज़्यादा वर्ब आ गए हैं, और अगर एक से ज़्यादा वर्ब हैं, अगर एक पास्ट में हो गया तो सबको पास्ट में कर दो, अनटिल वहाँ पर कोई खास कंडीशन ना लगा दे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे। आई डिक्लाइंड, डिक्लाइंड क्या है, V2 या V3? तो ध्यान से देखेंगे, ये बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आया है तो ये V2 होगा। V2 मतलब क्या होगा, सेंटेंस पास्ट का। द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड, डिड किसका होता है, V2 है ना, डू डिड डन पास्ट। बट बिकॉज आई हैव नो टाइम, हैव क्या है, प्रेजेंट है ना, तो ये हो गया गलत। क्यों, दो पास्ट का है तो ये भी पास्ट होगा, तो हैव की जगह क्या करना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इट इज अ नोन फैक्ट दैट टाइम डज नॉट रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं करते, सुपरफ्लुअस से आगे पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा। इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस लैक्स ऑफ पीपल, मतलब आज़ादी के 60 साल बाद भी लाखों लोगों के पास क्या नहीं है, बेड नहीं है। निगेटिव सेंटेंस किस लिए, सोने के लिए, टू स्लीप, लास्ट वर्ड इन्फिनिटिव है, और उसके ठीक पहले क्या आया है, बेड। बेड का पर्पस क्या है, बिछौना किस लिए होता है, खटिया किस लिए होता है, पलंग किस लिए होता है, सोने के लिए ना, तो इसका पर्पस क्या है, सोना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है लास्ट में, क्या, बेड पे सोना, टू स्लीप इन या स्लीप ऑन, ये लग जाएगा। ठीक है, टू स्लीप इन। डायनासोर्स कुडंट अडेप्ट, अब हमने बताया था अडेप्ट है ट्रांजिटिव, अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेगा, तो इधर तो बी पार्ट में हो गया। सही क्या होगा, अडेप्ट हमेशा अपने बाद लेता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और डायनासोर्स है एक से ज्यादा, यानी देमसेल्व्स। ठीक है ना। स्टूडेंट्स वेयर लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू एक प्रीपोजिशन होता है टोटल, और ये अपने बाद जेरंड लेगा, तो मीट की जगह क्या होगा, मीटिंग होगा। पढ़ाया है सारा कुछ। द लेडी मेड द लिटिल बॉय टू वॉश ऑल द क्लोथ, मतलब महिला ने बच्चे से सारा काम करवाया। तो मेड है, ध्यान से देखिएगा, मेड है, मेड जो है V2 है ना, यानी एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है। पैसिव क्या होता है, B + V3 होता है। तो एक्टिव होने की वजह से जब मेड एक्टिव हो तो क्या लेता है, V1 लेगा, पैसिव हो तो 2 + V1। तो ध्यान रखो, मेड एक्टिव था तो यहाँ 2 वॉश होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वॉश होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वॉश होना चाहिए। वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड एज सुन एज पॉसिबल। अब ध्यान से देखना, वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड, तो गेट के बाद अगर डूअर आता है, ठीक है ना, डायरेक्ट डूअर, तो V1 लेगा। अगर डायरेक्ट डूअर ना आए गेट के बाद, नो डायरेक्ट डूअर, मतलब इनडायरेक्ट आया, आए नहीं, नो डायरेक्ट डूअर, तो क्या लेता है, V3 लेता है। ये हमने पहले बताया है। तो वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड की जगह होना चाहिए सेंट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे हमने करवा दिए हैं, भर बेसिक करवा दिया, भर एडवांस के भी सारे क्वेश्चंस ले लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या सुधार किया जाए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँगा। और भी बहुत आगे जाना है, हमें भी जाना है आगे, आपके लिए भी हमें काम करना है, आपको खुद भी एग्जाम को क्रैक करना है, आगे बढ़ना है, ऑफिसर बनना है। तो आप भी लगे रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें।